हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइन पीसीएस। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में 29 से 31 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण झारखंड करेंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि एक नए पैटर्न पर होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है एवं इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1945 को की गई थी। दूसरा कथन है आपका, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना झारखंड रांची में 1958 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है A, B, C और D। संबंधित तथ्य देखते हैं, उसके बाद आंसर पर हम लोग चलेंगे। जब भी प्रश्न आते हैं जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको क्या स्टडी करना होता है। पहला चीज कि वो वर्तमान में चर्चा में क्यों है, और उसके बाद उसके स्टैटिक पार्ट को, जैसे कि यहां पर तीन चीज आपको स्टडी करना है। पहला कि वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तो देश में परमाणु कार्यक्रमों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे शॉर्ट में बार्क के नाम से जाना जाता है, HEC को, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को 3 न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का कार्यादेश मिला है। इसमें 2 का जो निर्माण किया जाएगा रक्षा कार्यक्रम के लिए किया जाएगा रिएक्टर का निर्माण, जबकि एक जो रिएक्टर का निर्माण किया जाएगा ऊर्जा संयंत्रों के लिए किया जाएगा। अब इसमें 2 नाम जो मिले थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे शॉर्ट में बार्क बोलते हैं, और एक HEC, ये दोनों में लिंक किया है। और ये है क्या चीज, दोनों में तो लिंक आपको पता चल गया कि वर्तमान में चर्चा में किस लिए है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में, जो कि आपका महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और ये भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसकी स्थापना 1945 में ही कर दी गई थी, 19 दिसंबर 1945 को, मतलब कि आजाद भारत से पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। यह एक बहु अनुशासनात्मक अनुसंधान केंद्र है जिसमें उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाता है, और साथ ही आपका इसका जो मुख्य उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करना। जब भारत आजाद हुआ तो 15 अप्रैल 1958 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया, और उसके आधार पर भारत सरकार ने एक आयोग की स्थापना की गई जिसे परमाणु ऊर्जा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 10 अगस्त 1948 को की गई थी। इसके बाद आते हैं HEC। आपको पता होगा झारखंड रांची में यह स्थित है HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। और इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो एकीकृत इंजीनियरिंग औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के साथ उत्कृष्ट अभिकल्प इंजीनियरिंग तथा उत्पादन सुविधा के आधार के रूप में बनाना। यहां पर HEC में टूल्स या फिर जो मशीनरीज हैं, जो पार्ट्स हैं, वो तैयार किए जाते हैं। जैसे कि अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम HEC को दिया है, इससे पहले भी इसरो ने दिया था। भारत सरकार के अन्य काम भी ये करता है। विदेशी टेंडर भी मिलते हैं दूसरे देशों से, अभी भी वर्तमान में मिले हुए हैं। अभी ये चर्चा में इसमें इसीलिए है। इसका सबसे बड़ा चर्चा एक और है यहाँ पर कि HEC बहुत सालों से लॉस में चल रहा है, मतलब कि इसे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो हाल ही में चर्चा में रहता है कि कभी इसको बंद कर दिया जाएगा या फिर इसका निजीकरण किया जाएगा। अभी तक लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए डिसाइड नहीं किया है, भारत सरकार ने, कि इसका क्या किया जाएगा, लेकिन अभी ये चल रहा है। और हमें जहां तक उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में इसके लिए वित्तीय सहायता भी भारत सरकार से मांगी गई थी, मतलब ये कंटिन्यू जैसा संस्थान है उसी के तौर पर करेगा। अब यहां बात करते हैं, प्रश्न पर आते हैं। 2 कथन दिए हुए थे, दोनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला कथन तो आपको रीड करके आपको लगा होगा कि यह आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थित है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, 19 दिसंबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। बहुत सारे छात्र इसे तो सही मान रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। यहां पर गलत रहने का रीजन है, झारखंड सरकार का उपक्रम नहीं है, भारत सरकार का उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का।
बिल्कुल सही है कि झारखंड रांची में स्थापित हुआ था 1958 में, लेकिन झारखंड सरकार का यह उपक्रम नहीं है। तो केवल पहला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2। हाल ही में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी के द्वारा कितने मेगावाट क्षमता वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रिएक्टरों का निर्माण करने का जिम्मा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपका 250 मेगावाट, बी है आपका 700 मेगावाट, सी है आपका 500 मेगावाट और डी है आपका 100 मेगावाट। संबंधित तथ्य देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से ही है प्रश्न, हम इसीलिए डिफरेंट टाइप को आपको देते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वर्तमान में भी और जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है वो भी। अभी जैसे कि हमने बताया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एचईसी को 3 न्यूक्लियर प्लांट बनाने का जिम्मा सौंपा है, जिसमें कि एक जो बनाया जाएगा वो ये ऊर्जा संयंत्र के लिए होगा रिएक्टर, और 2 जो होगा रिएक्टर वो आपका रक्षा मामले के लिए बनाया जाएगा, रक्षा कार्यक्रम के लिए। ये जो काम दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि पहली बार बार्क ने या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने दिया है एचईसी को, इससे पहले भी इसे काम मिल चुका था। जैसे कि अभी जो मिला हुआ है इसे 3 रिएक्टर बनाने का 700 मेगावाट क्षमता वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का जिम्मेवारी सौंपा गया है भाभा के द्वारा, बार्क के द्वारा। इससे पहले भी एचईसी ने 250 के और 500 मेगावाट वाले क्षमता वाले रिएक्टर का निर्माण कर चुकी है। क्लियर है? ये जो काम करेगी एचईसी, ये रूसी कंपनी आई पोल जुनो साइंटिफिक एनपीओ सीकेटीआई के तकनीक से मिलकर ये काम करेगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर सिर्फ पूछा गया था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा जो जिम्मा दिया गया है एचईसी को कितना मेगावाट के पावर प्लांट को बनाया जाएगा, तो 700 मेगावाट इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 3 है आपका, हाल ही में झारखंड का पहला कौन सा हॉस्पिटल है जहां पर अत्याधुनिक लेबोरेटरी में अब एंटीबॉडी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? ऑप्शन है आपका एमजीएम हॉस्पिटल जमशेदपुर, बी है आपका राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स, और सी है आपका भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये भी रांची में स्थित है, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रांची। अभी चर्चा में करते हैं इसमें कि क्या वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है। अभी कुछ दिन पहले जब पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको हमने बताया भी था कि राज्य में जो कोरोना से ग्रसित मरीज हैं उनके इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। पूरे देश में पहला जो प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था दिल्ली में किया गया था। झारखंड में जो पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया रिम्स रांची में किया गया था। अब दोनों में कनेक्शन क्या है इस प्रश्न में, और अभी जो हम डिस्कस किए रिम्स में जो प्लाज्मा बैंक बना, दोनों में गहरा संबंध है। उस चीज को देखिएगा, क्योंकि ये जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है रिम्स का, उसी ने अत्याधुनिक लेबोरेटरी में अब एंटीबॉडी टेस्ट की भी सुविधा बहाल की है, जहां पर ये प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। अब ये राज्य का पहला ऐसा लैब बनेगा जहां पर एंटीबॉडी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा? एंटीबॉडी जांच होने से न सिर्फ कोरोना के मरीज बल्कि अन्य जो ग्रसित मरीज है जैसे कि बल्क से, रूबेला, मीजल समेत अनेक संक्रामक रोगों से, उनके लिए भी ये काफी मदद करेगा। कोरोना के मरीजों जो गंभीर मरीज होते हैं उनके उपचार में जिस प्लाज्मा जो खून के रूप में लिया जाता है, प्लाज्मा कहां से कलेक्ट किया जाता है? जो मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना से, उनमें जो एंटीबॉडी होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, तभी वो ठीक हुए हैं। अब उन्हीं का ब्लड लेकर, प्लाज्मा लेकर दूसरे गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। इसी को प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जानते हैं। अब जो उनसे प्लाज्मा कलेक्ट किया गया है उसकी क्वालिटी क्या है? आपको बता दें रिम्स में जो ये प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था, बहुत सारे लोगों से प्लाज्मा लिया गया था, लेकिन जब ये जिस आदमी पर चढ़ाया गया, जिसके लिए वहां पर उपयोग किया गया, वो सक्सेस नहीं रहा था। रिम्स का पहला जो प्लाज्मा थेरेपी हुआ था, ये न्यूज़पेपर में भी आया था, वो सक्सेस नहीं रहा था। तो अब उसकी क्वालिटी को भी जांच करने के लिए ये अत्याधुनिक लेबोरेटरी में अब एंटीबॉडी टेस्ट की सुविधा के माध्यम से ये किया जाएगा, जिसकी पूरी जो जिम्मेवारी होगी रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के ऊपर होगी।
किसी भी व्यक्ति का प्लाज्मा लेने से पहले उसमें ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की जांच की जाती है। मरीज को प्लाज्मा चढ़ाने के लिए डोनेट किए गए प्लाज्मा में एंटीबॉडी को वैल्यू की जांच की जाती है। इस वैल्यू के आधार पर ही उसका असर निर्भर करता है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का तो वैक्सीन नहीं मिला है, तो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ही उसका इलाज किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था कि ये जो एंटीबॉडी टेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है अत्याधुनिक लेबोरेटरी में, वो कहां पर? तो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में ये स्थापित किया गया है। राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोयला कर्मियों को कोविड-19 से होने वाली मौत पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी? ऑप्शन ए है आपका 20 लाख रुपए, बी है आपका 15 लाख रुपए, सी आपका 10 लाख रुपए और डी है आपका 40 लाख रुपए। संबंधित तथ्य पहले हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति, एक मान लीजिए आपका कोयला कर्मी है, मान लीजिए धनबाद के किसी कोयला खदान में वो काम कर रहा है। काम करते वक्त हो सकता है कि किसी दुर्घटनावश उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवारों को मुआवजा राशि दी जाती है। कोविड-19 के काल में भी बहुत सारे कोयला कर्मी अभी काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने यह नियम बना दिया है कि अगर कोविड-19 की वजह से भी किसी कोयला कर्मी की मौत होती है तो उसे भी दुर्घटना माना जाएगा। मतलब कि दुर्घटना होने से जो भी किसी भी कोयला कर्मी की मृत्यु होती है और उसके बाद के परिजनों को उसका बेनिफिट मिलता है। अब कोविड-19 की वजह से भी जिसकी मौत होगी उसे दुर्घटना माना जाएगा, और दुर्घटना की वजह से जो भी मौतें होती थी और उनके कर्मी को, जो कर्मी मौत होती थी, उनके परिजनों को जो बेनिफिट मिलता था वही बेनिफिट इसे भी दिया जाएगा। मतलब कि जिसी भी कोयला कर्मी के कोविड-19 से मौत हो जाती है तो उसे दुर्घटना माना जाएगा और उसके परिजनों को 15 लाख का रुपए का भी मुआवजा दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कोयला मंत्री जो है अभी वर्तमान में प्रहलाद जोशी, केंद्र सरकार में प्रहलाद जोशी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। क्लियर है? यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था वो कितने लाख रुपए मुआवजा दी जाएगी, तो राइट आंसर आपका बी होगा, 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि उनके परिवारों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, सूखाग्रस्त क्षेत्र में आपदा की ओर से पीड़ित किसानों को, इसमें सिंचित भूमि वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपए और असंचित भूमि वाले को 6,500 रुपए मुआवजा की राशि दी जाती है। जैसे कि कोई क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया गया तो वहां पर दो तरह का नियम है। एक की जो सिंचित भूमि वाले किसान है वहां 13,500 रुपए उन किसानों को बेनिफिट मिलेगा, और जो असंचित भूमि वाले किसान है उन्हें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 6,500 रुपए मुआवजा मिलेगा। यही पहला कथन है। दूसरा कथन है आपका, झारखंड में 17 प्रखंडों को गंभीर और 38 को मध्यम रूप से सूखाग्रस्त प्रखंड के रूप में चिन्हित किया गया है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। गलत कथन आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी है आपका केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, या फिर डी दोनों कथन सत्य है। संबंधित तथ्य देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अभी 2019 के लिए राज्य में 7 जिले में कुल 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें कि 17 गंभीर रूप से सूखाग्रस्त है और 38 को मध्यम रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ये तो सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। जो सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, केंद्र सरकार से उन क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलता है। एक गलती की वजह से अब ये लाभ नहीं मिलेगा। करीब 11 लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें मुआवजा की राशि केंद्र सरकार नहीं देगी। उसके पीछे कारण क्या है? लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के आवेदन को लौटा दिया। ये जो 38 और 17 प्रखंड थे, ये केंद्र सरकार के पास लिस्ट भेजी गई थी, लेकिन समय पर लिस्ट न मिलने की वजह से आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे करीब 11 लाख किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसके लिए टाइमलाइन होता है। अगर आप उस टाइमलाइन में अगर काम नहीं करते हैं, क्योंकि राज्य में आपको पता है हर काम यहां पर डिले से होता है, ये चीज भी देखा गया। तो
जो नुकसान झेलना है वो तो आम आदमी को ही झेलना पड़ सकता है, वही चीज यहां पर देखते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मुआवजा राशि कितना मिलता है। तो भारत सरकार के द्वारा जिन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, दो श्रेणियों में किसानों को मुआवजा दी जाती है। पहला आपका सिंचित भूमि वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 13,500 रुपए और असिंचित भूमि वाले किसानों को 6,500 रुपए मुआवजा की राशि दी मिलती है, और यही सरकार के गाइडलाइन से उन्हीं के अनुसार भुगतान किया जाता है। वैसे उसी तरह आपका ये तो हमने बताया 2019 के लिए, 2018 के लिए भी यहां पर घोषित किया गया था। जैसे कि 2018 में 18 जिले में, 24 में से 18 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे। 18 जिले में कुल 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसमें कि 93 प्रखंड को गंभीर थे और 36 को मध्यम रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। अब झारखंड में ये चीज देखने को मिलता है कि हर साल यहाँ पर जो पानी बारिश नहीं होने की वजह से सूखाग्रस्त उन्हें घोषित किया जाता है, खासकर पलामू क्षेत्र हो गया या फिर जो अन्य जिले हो गए। लेकिन पिछले साल देख सकते हैं 2018 में 18 जिले थे, 2019 में 7 जिले के करीब 55 प्रखंड थे। इसको ध्यान में रखिएगा, मुआवजा राशि भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पर आते हैं। अब यहां पर प्रश्न 2 कथन दिया हुआ था। पहला कथन तो बिल्कुल सही है, आपका जो मुआवजा राशि मिलती है 13,500 और 6,500। सिंचित भूमि वाले के लिए 13,500 है और असिंचित भूमि वाले के 6,500 है। 17 प्रखंड को गंभीर रूप से और 38 को मध्यम रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया गया है 2019 के लिए। कुल मतलब कि 55 प्रखंड है 7 जिले से, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इसमें पूछा गया था कि सही नहीं है, तो यहां पर दोनों कथन सही है, तो इसलिए राइट आंसर आपका यहां पर डी होगा, दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6। राज्य में किसानों को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, राज्य में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में सरकार 5 वर्ष का एक्शन प्लान बना रही है। दूसरा कथन है आपका, दोनों एक दूसरे से लिंक है, इसको देखिएगा। इसमें आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए जो ये 5 वर्ष का एक्शन प्लान बना रही है, इसमें आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए कैसे खेती कर उत्पादन को बढ़ाया जाए और विभाग किस तरह से लक्ष्य निर्धारित करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपका यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले संबंधित तथ्य को देखते हैं। कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि हमारे राज्य में बेरोजगारी से लेके हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है, खासकर कृषि क्षेत्र में उत्पादन को भी नुकसान हुआ है। किसानों का जो स्थिति है वो पहले से और खराब हो चुका है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक 5 वर्षीय एक्शन प्लान बनाने की और काम कर रही है। इसके माध्यम से किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादकता के लिए काम कर रही है। इसके लिए 5 वर्ष का एक्शन प्लान बनेगा। ये जो एक्शन प्लान बनेगा उस पर मुख्य रूप से 2 तरह से काम किया जाएगा। पहला कि ये जो एक्शन प्लान बनाया जाएगा, टी नंद कुमार समिति, ये पहले ही समिति एक बन चुकी थी 2017 में। टी नंद कुमार समिति के आधार पर ये 5 वर्षीय प्लान बनाया जाएगा। टी नंद कुमार समिति 2017 में एक कमेटी बनी थी जिसने 3 वर्षों का सांकेतिक कार्य योजना रिपोर्ट तैयार किया था। इसी के आधार पर ये 5 वर्षीय जो प्लान है, एक्शन प्लान है आपका, 5 वर्ष का एक्शन प्लान ये तैयार किया जाएगा। साथ ही इसमें जो एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा कि किस तरह से आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए खेती कर उत्पादन को बढ़ाया जाए, और साथ ही इसके लिए हर एक विभाग को कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। दूसरा, इसमें जो 5 साल का जो एक्शन प्लान बनाया जाएगा, कृषि नीति, जो दूसरे राज्य की कृषि नीति है उन्हें भी शामिल किया जाएगा कि दूसरे राज्य किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो चीज भी शामिल किया जाएगा। तो यहां पर 2 तरह से यहां पर शामिल किया गया था, जो 5 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया जाएगा किसानों के लिए। अब आते हैं प्रश्न पर। तो निम्नलिखित कथनों में जो पहला कथन था आपका बिल्कुल सही है, 5 वर्ष का एक्शन प्लान बना रही है किसानों के लिए, और इसमें आधुनिक तकनीक को भी अपनाया जाएगा जिससे कि खेती कैसे उत्पादकता बढ़ाया जाए उस पर भी विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा ही गया था कि कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। हाल ही में चर्चा में रहा टी नंद कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपा था? ऑप्शन है आपका ए मार्च 2020, बी है आपका अप्रैल 2020, सी है आपका
नवंबर 2017 और डी है आपका मई 2018। संबंधित तथ्य देखते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न पर। अभी जैसा कि हमने बताया कि राज्य सरकार अभी 5 वर्ष का एक एक्शन प्लान तैयार कर रही है जो कि किसानों के लिए होगा। इसमें कैसे किसानों को उत्पादकता बढ़ाना चाहिए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम किया जाएगा। और ये जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, टी नंद कुमार समिति 2017 में जो बनी थी उसी के आधार पर ये एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। अब ये हम लोग पहले जानना होगा कि जो टी नंद कुमार समिति है वो है क्या चीज। प्रश्न भी उसी से संबंधित है। बहुत सारे छात्र इसमें क्या करते हैं कि वर्तमान में जो रिपोर्ट बनानी है 5 वर्ष का, उस पर आंसर देने लगते हैं। बिल्कुल गलत है। टी नंद कुमार समिति के बारे में आपको जानना होगा। टी नंद कुमार समिति फरवरी 2017 में झारखंड राज्य विकास परिषद के द्वारा गठित किया गया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टी नंद कुमार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इस समिति ने नवंबर 2017 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। इसमें जो शामिल किया गया था 3 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें कि बहुत सारे मुद्दों की सिफारिश की गई थी, जैसे कि आपका कि जो उपलब्ध संसाधन है उससे अधिकतम परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसानों को आय को दुगनी करने के साथ ही और बहुत सारे अन्य काम दिए गए थे। इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो भी है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। उसका लिंक हम दे देंगे आपको, या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर मिलेगा। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। हाल ही में चर्चा में रहा टी नंद कुमार समिति ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? तो नवंबर 2017 में इसने रिपोर्ट सौंप दिया था। क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने झारखंड राज्य के कम्युनिटी रेडियो खांची FM 90.4 को एक प्रोजेक्ट के लिए रेडियो पार्टनर के रूप में पूरे देश के 25 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में शामिल किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका ए, लोगों को जागरूक करने के लिए कोविड-19 का प्रचार प्रसार करना। बी है आपका विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करना। सी आपका कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, या फिर डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करना। संबंधित तथ्य देखते हैं। भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने देश के कुल 25 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें रेडियो पार्टनर के तौर पर इन कम्युनिटी स्टेशन को शामिल किया गया, जिसमें कि झारखंड का जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खांची है 90.4 FM, उसे भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में युवाओं को अपनी पसंद के आधार पर उसमें शोध करने के लिए प्रेरित करना और साथ ही उन्हें रास्ता दिखाना कि इसमें भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, आप इसमें योगदान अपना दीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है पॉलिसी रिसर्च विभाग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित है उसके द्वारा। प्रश्न जो पूछा गया था कि ये जो रांची के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को शामिल किया गया है, झारखंड का खांची जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उसे जो शामिल किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? ये तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? बी। प्रश्न संख्या 9 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 10 है। दूसरा है आपका, भारत में बाघों की गणना पहली बार पलामू में सन 1932 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। संबंधित तथ्य देखते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व जो कि बेतला नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य का ही एक भाग है, झारखंड के लातेहार में स्थित है। ये एक समय था जब इस टाइगर रिजर्व में 50 से भी अधिक बाघ हुआ करते थे, लेकिन वहां के स्थानीय समुदाय के द्वारा या फिर बोल सकते हैं कि जो तस्कर होते हैं, शिकारी जो होते हैं, जो जानवर को मारकर उनकी खाल को बेचते हैं, उनकी वजह से वहां पर अब एक भी बाघ मौजूद नहीं है। आपको बता दें ये इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है पलामू टाइगर रिजर्व का, क्योंकि भारत में पहली बार जो बाघों की गणना की गई थी, उनकी संख्या को बारे में पहली बार आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी 1932 में की गई थी और पलामू से प्रारंभ किया गया था। पलामू में ही पहली बार बाघों की संख्या को गिना गया था। अभी ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि 29
29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। पिछले साल 2019 में जब 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था तो उसी समय भारत सरकार ने बाघ संगणना 2018 रिपोर्ट जारी किया था। मतलब कि इसमें बाघों की गणना के बारे में बताया गया था कि भारत में कितने बाघ मौजूद है और हर टाइगर रिजर्व से देखा गया था कि कितने कितने बाघ हैं। अब बात करते हैं कि झारखंड का जो टाइगर रिजर्व है, एक लौता पलामू टाइगर रिजर्व है, वहां पर एक भी बाघ मौजूद नहीं है, इस रिपोर्ट में बताया गया। क्लियर है? आपको बता दें जो पलामू टाइगर रिजर्व था उसकी जो स्थापना की गई थी 1973-74 में केंद्र सरकार के बाघ परियोजना के अंतर्गत किया गया था। पहली बार भारत में बाघ परियोजना के अंतर्गत 9 बाघ आरक्षण मतलब कि 9 टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जिसमें से एक पलामू टाइगर रिजर्व भी था। पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका जो कोर क्षेत्र है जहां पर मानवीय की घटनाएं हो सकती है, मतलब कि वहां पर मानव आ जा सकते हैं और कुछ उपयोग कर सकते हैं, वन क्षेत्रों का वो 414 वर्ग किलोमीटर है। जबकि इसका बफर क्षेत्र मतलब कि वहां पर किसी तरह का मानवीकरण वहां पर नहीं होगा, मतलब कि आपका ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर नहीं हो सकता है। वह क्षेत्र है आपका 650 वर्ग किलोमीटर के आसपास। लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो टाइगर वहां पर अभी भी मौजूद होते। पलामू टाइगर रिजर्व टाइगर के अलावा, बाघ के अलावा हाथी, तेंदुआ, गौर, सांबर, चीतल और बहुत सारे अन्य पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि 2 कथन में कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी एक भी बाघ नहीं है, 0। पलामू में पहली बार 1932 में पहली बार गणना की गई थी बाघों की, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 10, हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी भारत में बाघ संगणना 2018 रिपोर्ट के तहत कितने टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं है? ऑप्शन है आपका ए, बी, सी और डी। संबंधित तथ्य देखते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया था, पिछले साल 2019 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर, खुद प्रधानमंत्री के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था, बाघ संगणना 2018। इसमें भारत में कुल कितने बाघ है उसके बारे में बताया गया था। अब इसमें टाइगर रिजर्व, चूंकि टाइगर रिजर्व उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है, आप भूगोल में या फिर आप पर्यावरण एवं परिस्थितिकी में आपने पढ़ा होगा कि भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर एक भी बाघ नहीं है। सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन आपके मन में यही होगा कि टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है, तो ये है ऐसे 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला तो अभी हमने बता दिया था पिछले प्रश्न में, झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व और मिजोरम का डंपा टाइगर रिजर्व। ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व है जहां पर एक भी बाघ मौजूद नहीं है। तो यहां पर वही पूछा गया था कि कितने टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं है, तो राइट आंसर बी होगा, 3 में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। हमारे स्टडी मटेरियल जिसमें कि जेपीएससी, जेएसएससी और भाषा एवं साहित्य का नोट्स और क्लासेस आपको उपलब्ध होता है, दोनों चीज आपको उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, जो कि एक मिनिमम कॉस्ट पर होती है। रेगुलर क्लासेस चलती है, स्टडी मटेरियल भी कंप्रिहेंसिव टाइप का और प्रैक्टिस टाइप का दोनों चीज उपलब्ध होती है, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पर इस HighEst.PCS लिखकर इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।